में एक बार ट्रिप निकालते हैं, नेचर वाला काम खत्म हो गया। पब्लिक वाले को भी चांसेस कम मिलते हैं, जो इंटरपर्सनल है उसको भी कम चांस मिलते हैं। तो अलग अलग मतलब 9 इंटेलिजेंस में से हमारे पास 2 पे फोकस ज़्यादा है, जिसमें मैथ्स और लैंग्वेज होती है। बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो उनको उतना मौका नहीं मिल पाता और वो फिर वो नर्वस हो सकते हैं, उनका इंटरेस्ट यहाँ कम हो जाता है। इसलिए बच्चों के टैलेंट को समझना ज़रूरी है। अगर टैलेंट नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अलग होती है। क्लासेस में जो बच्चे होते हैं हमारे, उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अलग अलग है। अब लर्निंग डिसेबिलिटी जब होगी तो बच्चा लर्न कर पाएगा कि जैसे हमने तारे ज़मीं पे जो फिल्म देखी थी, तो उसमें हमने देखा है कि उसको पढ़ने में दिक्कत थी, पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, उनको इमेज अलग अलग दिखती है, मिरर इमेज दिखते हैं। जो पढ़ने वाले, जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता, उनको डी का बी लगता है, बी का डी लगता है, और जिसकी वजह से उनको बहुत सारे मसाइल आते हैं। दूसरे बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आता है, वो मैथ्स नहीं पढ़ पाते अच्छे से। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखने में प्रॉब्लम आता है, वो अच्छे से नहीं लिख पाते। हो गए आपके क्लास में ऐसे बच्चे, है ना? हमारी क्लास में कुछ बच्चों को क्या रहता है, आंखें और हाथ और आंख का कॉम्बिनेशन बराबर नहीं जमता, उनको अलग ही, मतलब वो एक देखते कुछ है और करते कुछ है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको मुर्गी मोड़ दिखती है, मतलब वो देखते कुछ है और बोलते कुछ है। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हमारी क्लासेस में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चे को समझना ज़रूरी है। अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से नहीं, उसको लगता है कि हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बच्चा जानबूझ के ऐसा कर रहा है और टीचर चिढ़ जाता है और उसको खामोखा पनिशमेंट मिलने लगती है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े शरारती होते हैं क्लास में, जिनको ADHD होता है। मतलब ऐसे बच्चे जो कम वक्त में दुनिया में आ गए, जो पीरियड होता है उससे, या ऐसे बच्चे जो पैदा होते रोते नहीं हैं, या ऐसे बच्चे जिनको पैदा होते ही बुखार आ जाता है, या ऐसे बच्चे जिनको फिट्स आने लगती है, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप घरों में लड़ते हैं और वो उस दौरान पेट में होता है, उसका असर वो लेता है, पैदा होता है, तो ये सारी उसमें हाइपर एक्टिव होता है। वो क्लास में वो बैठता ही नहीं एक जगह, कभी इधर भागता है, परेशान करता है। हालांकि ऐसे बच्चे टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो उनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती है, तो हम उसको कहते हैं शरारती बच्चा है, फिर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम परेशान, वो उसकी अपनी नेचुरल चीज़ है। इसके अलावा कुछ बच्चे बाइपोलर होते हैं, मतलब वो कभी खुश होते हैं, कभी गमज़दा हो जाते हैं, वो परेशान करते हैं। उनका बिहेवियर अलग अलग होता है, कभी अच्छा लगता है, अचानक बिहेवियर बदल जाता है। कुछ बच्चे डिप्रेशन में हमेशा, उनकी ज़हनी नशोनुमा दुरुस्त ना होने पाने की वजह से वो हमेशा गमज़दा रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। कुछ बच्चे उनको बेचैनी होती है, जल्दी से घबरा जाते हैं, पसीना आ जाता है और वो बेचैन होते हैं, या कुछ लोग तो चक्कर आके गिर भी जाते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को गुम होने का डर होता है, ये भी एक डिसऑर्डर है कि वो घर से क्लास को इसलिए नहीं आते कि उनको डर होता है कि मैं गुम ना जाऊं, तो वो बहाना करते हैं, स्कूल को नहीं आते हैं, ये भी एक डिसऑर्डर है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को सोशल फोबिया होता है कि क्लास में आने के बाद में डर लगता है कि सर सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा कि नहीं, उसके डर के बारे में वो आता नहीं है। इसके अलावा कुछ बच्चों को एक चीज़ बार बार करने की आदत, जिसको OCD कहते हैं, वो होती है। किसी को घर में अगर कोई सदमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या जलजला आ गया, या कुछ और हो गया, या उसने कोई देख लिया, ऐसी घटना उसने या ऐसा इंसिडेंट देखा जिसने उसको डरा दिया, उस सदमे में वो चला जाता है और उसकी टैलेंट कम होने लगती है। इसके अलावा कुछ बच्चे फिक्रमंद तबीयत के होते हैं, जैसे होमवर्क दे दिया गया वो फिक्र करने लगते हैं, एग्ज़ाम आ गया वो फिक्र करने लगते हैं, और वहाँ से उनका टैलेंट, उनको कोई अगर मॉरल सपोर्ट नहीं दिया गया तो उनके परफॉर्मेंस में गिरावट आ जाती है। एक मरतबा एक केस आ गया कि वो एक बच्चा था, तो 5वीं में तो बहुत अच्छा था, 6ठी में अच्छा था, लेकिन जैसे वो बड़ी क्लास की तरफ जाता गया तो उसका परफॉर्मेंस गिरता गया। एकदम वो पहले बेंच पे बैठने वाला बच्चा लास्ट के बेंच पे बैठने लगा, तो सब परेशान हो गए कि इसका एक तो परसेंटेज भी गिर रहा है, परफॉर्मेंस भी कम हो रहा है, और ये सामने था तो पीछे चला गया। तो उसका पूरा रिकॉर्ड मालूम किए, उसके वालिद को बुलाए कि यार इसका परफॉर्मेंस गिर रहा है, कोई परेशानी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब तो अच्छा है। फिर उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, तब भी कोई पता नहीं लगा, समझ में नहीं आया कि इसका ऐसा क्यों, और वो दुबला होने लगा। फिर उसके बाप को बुलाए, वालिद को बुलाया, कहा कि सब घर में ठीक है,
तो कहा कि हाँ सब ठीक है, फिर ये बच्चे पे ऐसा असर क्यों हो रहा है? उसने फिर भी कहा कि सब ठीक है। फिर डॉक्टर ने क्या किया, साइकेट्रिस्ट ने बहुत सारे इलाज हुए, लेकिन आखिरी इलाज ये हुआ कि उसको कहा कि पेंटिंग निकालिए, आपको आता है वो पेंटिंग। उसने एक पेंटिंग की, उसमें लगा कि कोई उसको ऐसा मार रहा है और वो ऐसा डर रहा है बुरखे में पहन के। फिर उसके वालिद को बुलाया गया, पूछा गया, फिर उसके वालिद ने बताया कि वो उसकी स्टेप मदर है, लेकिन वो वालिद ने कहा कि वो बहुत प्यार करती है बेटे से मेरे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ है, आप ज़रा चेक कीजिए। फिर उसने एक दिन ऐसे छुपके से देखा तो उसकी माँ क्या करती थी, बुरखा पहन के खाली उसको डराती थी, ऐसा मारती भी नहीं थी, लेकिन वो डर ने, वो फोबिया ने इतना उसको खौफ ज़दा किया कि उसका सारा परफॉर्मेंस डाउन होता गया। तो इसलिए बच्चों की घरेलू हालात का पता टीचर्स को होना लाजमी है। आप यकीन नहीं करेंगे, एज ए टीचर मेरे पास जितने भी रोल कॉल पे बच्चे होते थे, एक एक पेरेंट्स के मैं टच में था, और मैं घर जाकर पूरी इंक्वायरी करता था कि उसके माली हालात कैसे हैं, माँ सौतेली है क्या, बच्चा ऑर्फन है क्या, ताकि उसके टैलेंट को मैं समझ सकूं। शुरू में मैंने गलतियां की, लेकिन जब से मैं शुरू के 10 साल मेरे भी ऐसे ही गए, लेकिन जो मैं इस तरफ मुड़ा, मतलब साइकोलॉजी की तरफ में आया, मेरी मालूमात बढ़ी, मैंने पढ़ता गया मैं, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये सब करता रहा। मुझे पूरे हर पेरेंट से मैं जुड़ा हुआ था, हर पेरेंट से मेरी मुलाकात थी, मैं सब उसके घर तक पहुंचता था। तो मैं एक संजय गांधी नगर है, मैं एक जगह गया तो वो बहुत गरीब था बच्चा, मैं पॉजिटिविटी बता रहा हूँ उस औरत की जिससे मैंने बात की। तो उसका शौहर पी कर आता था, ड्रंकार्ड था, पीने के बाद में उसको मारता भी था और माली हालत अच्छी नहीं थी। तो मैंने उस लेडी से कहा कि बाजी ये आपको मारते हैं, करते हैं, सब करते हैं, आप कैसा इसको बर्दाश्त करते हैं? उन्होंने कहा कि सर वो रात में सब सताते नहीं, दिन में तो अच्छे रहते हैं। ये उसकी पॉजिटिविटी थी उस लेडी की, मतलब दिन में तो अच्छे रहते ना, ये मेरे लिए काफ़ी है। तो ऐसे सोच वाले लोग भी हैं, उनसे भी हमको सीख मिलती है कि कितने लोग बुरे हालात में भी इतने पॉजिटिव हैं। एक मतलब 24 घंटे में 12 घंटे भी अच्छे रह रहे हैं तो वो मेरे लिए काफ़ी है। हमको सब कुछ होने के बाद में हमारे अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और जैसे हम निगेटिव सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। जैसा हम सोचते हैं, अभी मेरे पास एक XYZ प्रोफेसर है, लेकिन उनको ज़रा पब्लिक में नहीं जा सकते, वो पसीना आ जाता है, घबराहट होती है, हालांकि सेट नेट सब पास है, एंजाइटी इतनी ज़्यादा है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर काम किया, वो अच्छे हो गए, क्योंकि गोलियां इलाज नहीं है, काउंसलिंग ही इलाज है बहुत सारी चीज़ों का। और स्ट्रेस की वजह से सारी चीज़ें होती है। जैसे मैंने कहा ना, प्रेशर कुकर को आउटलेट चाहिए, हम आउटलेट नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों के लिए खेल लाजमी है। बच्चों के अगर टैलेंट को बढ़ाना है तो खेल लाजमी है, खेलने से बच्चों की मेमोरी बढ़ती है। 2 घंटा बच्चा खेलना ही चाहिए। मैं पेरेंट्स से कहता हूँ कि 2-3 ट्यूशन बंद करा दो, खेलने लगाओ, क्योंकि मेंटल सेहत अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा है, वरना आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा, और जब हैंग हो जाएगा फिर खिलाओ गोलियां साइकेट्रिस्ट की, सुलाओ उसको, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर लोग परेशान होते हैं। और बच्चे को वही दो जो उसको पसंद है, वो जो कर पाता है। अब मुझे बताइए, हम एक मिसाल देते हैं कि टीचर जो है कुम्हार है, राइट, पॉटर है। टीचर और पेरेंट्स मस्ट बी ए गार्डनर, एक गार्डनर की तरह होना, क्योंकि गार्डन का क्या होता है कि हम पौधे को पानी देंगे, खाद देंगे, उसकी देखरेख करेंगे, उसको साइज बढ़ाने के लिए इधर उधर से छाट छूट करेंगे, राइट। लेकिन बढ़ना ना बढ़ना मर्जी किसकी है? पौधे की। फूल देना ना देना मर्जी किसकी है? पौधे की। तो हमको एज ए गार्डनर हम काम करें, उसको सहूलतें फराहम करें, उसको मोटिवेट करें, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी हेल्प करें। लेकिन हम क्या करते हैं, सुराही में मेरी मर्जी से बनाऊंगा, प्याला में मेरी मर्जी से बनाऊंगा, तो वो चलेगा क्या? नहीं, उसकी पसंद से अगर वो काम करता है। और एक ख़ास बात, इंडिया में जो सर्वे हुआ उसमें से 93% लोगों को करियर के बारे में कोई मालूमात नहीं। 93% लोग सिर्फ 7 करियर जानते हैं। कितने? 7, जिसमें डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, जो आम फैम जो है वो जान। 93% लोग, मतलब सिर्फ 7% लोगों को करियर की कुछ मालूमात है। जबकि करियर कितने हैं? 5,500 से ज़्यादा करियर है। अगर दुनिया में हम लेंगे तो 13,000 से ज़्यादा करियर है। लेकिन हम कितने करियर के बीच अटके हुए हैं? फिलहाल तो नीट के अंदर ही अटके हुए। फिलहाल हम नीट के अंदर। और साइंस फैकल्टी बिल्कुल कीजिए आप, जो बच्चा साइंस का है उसको साइंस से ही पढ़ाइए, लेकिन जो साइंस का नहीं है उस पर जुल्म मत कीजिए।
वो उस पर जुल्म है। जो चीज़ पसंद नहीं और पसंद के हिसाब से अगर हमको पसंद नहीं और हम करने लगेंगे तो ज़िंदगी भर का प्रॉब्लम है ना। तो ये मसाइल ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगे और हमारी मर्ज़ी को बच्चे पे मत ला दिए। तो एज ए गार्डनर आप काम कीजिए, एज ए बागबान आप काम कीजिए, उसको सब सहूलतें फराहम कीजिए, उसको जो पसंद है आप कीजिए। जैसे मेरा जो बच्चा था, मैं मेरे बच्चे की एग्जांपल देता हूँ, उसने कभी ऐसे टॉप के मार्क्स नहीं लाए, उसने कभी टॉप के मार्क्स नहीं लाए। 9 तक वो 55% के आसपास, बस 50-60%। 10th में उसने 72 लाया, वो भी ओरल मार्क्स है इसलिए। फिर उसके बाद उसने 12 में 68 लाया, लेकिन हमने कभी उस पर प्रेशर नहीं डाले, आपको जो करना है कीजिए। मैं तो उसको कहता था कि असर के बाद बिल्कुल आप खेलने जाइए, घर में नहीं रहना। असर से मगरिब खेलने के लिए आपको, आप खेलिए, घर में दिखे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो मैं उसको मेरे घर के पास ही स्टेडियम में तो चल भेज दिया करता था उसको खेलने की। ना मैंने बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स लगाई, जो आपको पसंद है लगाइए कीजिए। हाँ, लेकिन घर की जो डिसिप्लिन है, जैसे जल्दी आना, रात में ज़्यादा नहीं जागना, इन चीज़ों पे मेरी नज़र थी। लेकिन पढ़ाई उसके मर्ज़ी के हिसाब से मैं उसको इजाज़त देता था। तो उसने वो पढ़ता रहा, फ्री माइंड रहा। तो उसने फिर JEE में अच्छे मार्क्स लिए, नाटा में अच्छे मार्क्स लिए और उसने क्वालिफाई किया। और आर्किटेक्ट, रिजवी कॉलेज मुंबई से उसने आर्किटेक्ट किया अच्छे नंबर से। अब वो UK में है, PG के लिए UK गया है। तो मैंने भी उस पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि जब से मैं उसके पैदाइश से पहले मैं इस फील्ड में, मुझे समझ आ गई थी कि क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ ट्रीटमेंट कैसा हो। मैं अपने आप को बदलता रहा। मेरे जैसे आप है वैसा मैं भी था, क्योंकि टीचर्स कैसे होते हैं आपको मालूम है। एक जहन मेरा भी होगा, इसमें बहुत सारे अच्छे काउंसलर भी होंगे जितने बैठे हैं, लेकिन आपको उसका तजुर्बा नहीं। लेकिन आप इनडायरेक्टली काउंसलिंग करते होंगे बच्चों की, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट कोई है ही नहीं, और सबके खूबियाँ अलग अलग हैं। इसलिए बच्चा कम नंबर लेगा, इससे कोई, जैसे मैंने बताया कि मेरा 10वीं का परसेंटेज 39 है, वो रह गया नहीं। मैं 10वीं 39% से पास हुआ, लेकिन मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए, तो मैंने 12th में अच्छे नंबर लिए। मैं 32वां मेरिट रहा नागपुर बोर्ड का, जब नागपुर बोर्ड हुआ करता था। 32 मुझे स्कॉलरशिप मिली, और मैंने स्कॉलरशिप के बलबूते विदर्भ महाविद्यालय VME से मैंने MA इंग्लिश किया, तो मेरा फ़ायदा हुआ। अगर मैं परसेंटेज मेरा देखा जाए तो लोग कहेंगे तुम पढ़ नहीं सकते आगे, ऐसा नहीं रहता। हालात के हिसाब से, क्योंकि मुझे किसी ने उसके लिए वर्गलाया नहीं, या किसी ने गाइडेंस नहीं किया, और ना मैंने उस पर ध्यान दिया। तो हर बच्चे में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को पहचानना ज़रूरी है, उसके घर तक जाना ज़रूरी है, उसकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारे टैलेंट छुप जाते हैं। जैसे एक बच्चा मेरे पास 5 साल वाला जो मैंने बताया, उस बच्चे का ख़ास बात यह है कि वो 88% से उसने 10th किया, मराठी मीडियम का बच्चा है। लेकिन जब उसको ये 88% लेने के बाद, टॉप करने के बाद स्कूल में उसको जो स्टेज पे बुलाया गया, तो वो उस दिन अब्सेंट रहा, इनाम लेने के लिए नहीं गया। बहुत सारे उसको एक्टिविटीज़ में उससे हिस्सा लिया, लेकिन वो कभी स्टेज पे नहीं गया। जब भी कोई प्रोग्राम होता, उसको कुछ इनाम मिलने वाला होता, वो उस दिन अब्सेंट हो जाता। लेकिन उस दौरान किसी टीचर ने ये नहीं कहा उससे कि भाई तुम अब्सेंट क्यों रहते हो, बेटा डरने की बात नहीं, आप स्टेज पे आइए। तो धीरे धीरे वो मर्ज उसका बढ़ता गया, और जब से 12th में गया तो वो उसने उरूज पे चला गया, और उसको अंदर डाल दिया उसने। तो ये चीज़ें, अगर वो खेल कूद से क्या होता है, अगर बच्चा खेल में इंटरेस्ट लेता है तो खेल में हारता जीतता है। हार जीत से बहुत सारे हार जीत से क्या होता है कि उसको सबक मिलता है, इमोशनल इंटेलिजेंस उसका स्ट्रांग होता है। इमोशनल, जैसे बाज़ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं एक डर खौफ पैदा होता है, वो सारा भूल जाते हैं। एक फोबिया है, एग्ज़ाम 300 टाइप की फोबियाज है, और ये फोबिया का मर्ज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये बढ़ता ही जाएगा। 2025 के बाद नफ्सियाती मरीज बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। आपको लगता है कंपटीशन बहुत है? लगता है आपको कंपटीशन ज़्यादा है? देखिए, दुनिया में 55% लोग ऐसे हैं कि जितना उनको काम है उससे कम करते हैं। दुनिया में 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जितना वर्क दिया गया उससे कम करते हैं। 35% लोग ऐसे हैं कि जितना काम दिया गया उतना ही करते, घंटी बजी आए, घंटी बजी चले। बच्चे भी वैसे, जितना दिया सर ने उतना करे, बाकी का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं कि जो अपनी ड्यूटी से ज़्यादा काम करते हैं,
और 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने वर्क से ज़्यादा वर्क करते हैं। अब कंपटीशन कितने लोगों में रहा? 10% में ही रहा। अगर आप सब ऑर्डिनरी है लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा जो काम करेगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सब आदमी ऑर्डिनरी है लेकिन जो एक्स्ट्रा करेगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होगा वो यकीनन उसका फल उसको मिलेगा। दुनिया में 70% लोग एवरेज है। कितने? 70%। 15% लोग अबो एवरेज हैं और 15% लोग स्लो लर्नर है। अब दुनिया जो चल रही है ये एवरेज लोगों पे चल रही है, सब एवरेज लोग। तो आईक्यू का एवरेज होना कोई बात नहीं। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ये जेनेटिक नहीं है, ये जेनेटिक नहीं है, ये आप माहौल से सीखते हैं। मेरे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी हदीसें हैं, जितनी सुन्नतें हैं, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हदीसें फॉलो करते हैं लाइफ में, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ेगा। और ये सब माहौल से बढ़ता है कि जैसे पड़ोस का ख्याल रखना इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है, कि जो दूसरों के दुख को समझ रहा है, कोई बीमार है उसकी तीमारदारी के लिए जाना। अगर हम बच्चे को बचपन से इन चीज़ों में ढालते हैं, और ये एक दिन का काम नहीं है कि हुआ बस करे और हो गया, ये बरसों की प्रैक्टिस। जब आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स उस पाथ में नहीं आएंगे, उनको प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक वो डेवलप नहीं होते हैं। और एक हर आदमी के साथ एक बच्चा है, क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो अल्लाह ताला उसको एक ही मेमोरी देता है 2 साल तक, एक मेमोरी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप बड़े बच्चों से जैसे पर्दा करते, छोटों से भी क्या कीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते। जर्मनी में इस पे रिसर्च हुई 6000 बच्चों पे, तो पता ही चला कि उनके दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं और उसकी पूरी ज़ेरॉक्स लेते चलता है। और 2 साल पूरे होने के बाद अल्लाह ताला उसको दूसरी मेमोरी देता है, डिलीट मेमोरी। मतलब 2 साल जितना उसने लिया वो सब फिक्स है, वो कभी आउट नहीं होगा, जिंदगी भर इंसान के साथ रहेगा। इसलिए बचपन में बच्चों से वैसा ही बिहेव करें जैसे हम बड़े, जो समझदार बच्चा है उसके साथ करते हैं। हम समझते छोटे बच्चे को कुछ नहीं समझता, वो सारी मेमोरी फिक्स कर लेता है, ज़ेरॉक्स लेते चलता है। इसलिए हर आदमी के साथ एक बच्चा है, और 5 साल, लगभग 5 साल की उम्र तक बच्चा 80% उसका माइंड डेवलप हो जाता है। हमारे स्कूल में आने तक पूरा माइंड डेवलप, मतलब वो कहाँ से सीखा है? माँ बाप से सीखा है। अब 24 साल की उम्र में जाकर उसका ब्रेन कंप्लीट होता है। मतलब ये जो उम्र है इतनी, इसमें हमारी रहनुमाई लाजमी है। हमको बच्चों को समझना ज़रूरी है, उनका स्टडी ज़रूरी है, चाहे वो हमारी भी औलाद हो। तो उसको अगर हम समझेंगे, क्योंकि 24 साल के बाद पूरा ब्रेन उसका डेवलप होगा, तब तक तो वो क्योंकि हम उससे आगे हैं, हमारी उम्र उससे ज़्यादा है, सारी चीज़ें हमारी रहनुमाई के साथ चलनी चाहिए। और ऐसे वक्त में बच्चे अपने माँ बाप को अपनी बातें शेयर नहीं करते 13 साल से आगे। अब वो शेयर नहीं करते तो किसी काउंसलर की ज़रूरत है। इसलिए बच्चों की टेस्टिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि टेस्टिंग से बच्चों का आईक्यू आपको पता चलता है। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए, हर माँ बाप को अपने बच्चे का आईक्यू पता होना चाहिए। अगर उसका आईक्यू कम है और आप पे जैसे एक टेम्पो है, टेम्पो में ट्रक का वजन डाल देंगे तो वो सहेगा क्या? नहीं ना, उसका इंजन चल पाएगा ना उसके टायर उसको काम करेंगे, लोड बढ़ गया है ना। अगर एक बच्चे का आईक्यू कम है और उस पर आप कहेंगे कि तो फिजिक्स पढ़ और मैथमेटिक्स पढ़, नहीं पढ़ेगा वो। इसलिए उसका आईक्यू का पता हर माँ बाप को होना चाहिए। बच्चे की एप्टीट्यूड क्वालिटीज़ क्या है, ये लैंग्वेज में स्मार्ट है या मैथमेटिक्स स्मार्ट है या ये नेचर स्मार्ट है या ये म्यूज़िक में है या एथलेटिक्स में है। ये चीज़ें हमको 9 चीज़ों में से कोई एक चीज़ उसकी पता होनी चाहिए कि इसका एप्टीट्यूड, इसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा किस में है, इसका इंटरेस्ट किस में है और उसकी पर्सनालिटी कैसी है। बहुत सारे बच्चे घर में अलग होते हैं, डबल रोल प्ले करते हैं, बाहर बोलेंगे यार, सब बोलते हैं कितना अच्छा बच्चा है, घर वाले शिकायत करते हैं, डबल रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे बच्चे हेल्थ अच्छी नहीं होती, उनके बीमार रहते हैं। अब एक बच्चा सोचेगा कि मुझे पायलट बनना है और वो बीमार रहता है तो पायलट बनेगा क्या? एक बच्चा हाइट से घबराता है और वो कहेगा कि मैं हवाई जहाज़ का पायलट बनना चाहता हूँ। एक बच्चा अगर पानी से डरता है और मैं पानी के जहाज़ का पायलट बनना चाहता हूँ, तो चलेगा क्या? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी फितरत हमको पता चलनी चाहिए। इसके अलावा उसकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या है, वो कितना मिक्स होता है लोगों में, और उसके इमोशंस कैसी है, ये हमको पता होनी चाहिए। उसके हिसाब से उसका करियर तय होता है। अगर उसके हिसाब से उसका करियर तय नहीं होगा
तो उसको आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और वो उसमें खुश नहीं रहेगा। जब अपने काम में खुश नहीं रहेगा तो उसका वो आउटपुट अच्छा नहीं दे सकता। इसलिए हम बहैसियत टीचर हमें चाहिए कि बच्चे के टैलेंट पे हम नज़र रखें, उसको समझें, उसके घर के हालात हमको पता हो, उसके घर की स्टोरी हमारे पास होनी चाहिए। और एज ए करियर काउंसलर हमारे पास जितने भी लोग आते हैं ये सारी चीज़ें सीक्रेट होती है, ये किसी से डिस्क्लोज नहीं होती, किसी से अगर हम एग्जाम्पल भी देते XYZ बोल के देते हैं, नाम लेके नहीं देते या उसका पूरा पता नहीं देते हैं, क्योंकि ये सब सीक्रेट होता है। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं घरों में भी कि जो खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि आदमी किनात पसंदी हमारी ख़त्म हो गई है, तवक्कल तो अल्लाह, या हम बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात के हमारे अंदर ज़्यादा हैं, इसलिए हम इस पर सोचें। अब पॉजिटिविटी अगर हम रखेंगे, जैसे हम एक बार गुस्सा होते हैं तो हमारे 65 पार्ट्स अंदर के डैमेज होते हैं एक बार गुस्सा होने से। अगर हम एक बार स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो हमारे बॉडी के 15 पार्ट्स को तक़वियत मिलती है, ताकत मिलती है। अगर हम दिन में से एक बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता है, फितरतन जब बच्चा पैदा होता है ना तो दिन में से 300 बार मुस्कुराता और हंसता है। अब जो हम बड़े होते हैं तो हंसी हमारी कहाँ जाती है पता नहीं क्यों जाती है, कि हम अपने को कम और दूसरों को ज़्यादा देखते हैं, हमारी नज़र दूसरों पे ज़्यादा होती है और हम कंपैरिजन करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं, उनका टैलेंट इसलिए गिर जाता है कि माँ बाप बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं। अब दुनिया में अल्लाह ताला ने जैसे हमारे इस अंगूठे से दूसरे का आधार बनता है क्या? नहीं बनता। मेरी आवाज़ 6 अरब लोग दुनिया में हैं तो मेरी आवाज़ किसी से मिक्स नहीं होती, मेरी आंखों की रोशनी किसी से मिक्स नहीं होती, मेरे अंगूठों के निशाना किसी से मेल नहीं खाते। पूरे सब अल्लाह ने सबको वन पीस बनाया है, अकेला बनाया है, कोई किसी से मैच नहीं होता। अब जब मैं किसी से मैच नहीं होता, अगर मैं दूसरे से कंपैरिजन करूं तो क्या ये सही होगा? मैं अपनी इंसल्ट कर रहा हूं। इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स इट मीन्स यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं, आप उसके जैसे नहीं हैं, वो आप जैसा नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। हमारे बच्चे का पड़ोसी के बच्चे से कंपैरिजन नहीं हो सकता, हमारा बच्चे का साले के बच्चे से कंपैरिजन नहीं होता। हम उसको कहते हैं कि देखो हमारे साले के बच्चे ने वो तो डॉक्टरी को लग गया, ये तुम नहीं लगे हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो अलग है, ये अलग है। इसलिए अपने बच्चे पे आप फ़ख्र कीजिए, अपने क्लास के बच्चों पे आप फ़ख्र कीजिए, उनको टैलेंट उनका कैसा निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, ये समझिए। हर बच्चे को प्यार की ज़रूरत होती है, हर बच्चे को रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, हर बच्चे को अटेंशन की ज़रूरत होती है। अब कितने ये जो एज ए पेरेंट्स कितने लोग अपने बच्चों को रोज़ गले से लगाते हैं, बोलिए बाजी, डेली हक करते हैं आप, कितने उसके गाल नोचते हैं, कितने उसको थपथपाते हैं। हम जैसे बच्चा आता है तो उसके नंबर पूछते हैं, उसका रिजल्ट पूछते हैं, ये तो बात की बात है। पहले हम उसके हालात पूछें, उसको प्यार मोहब्बत दें, समझे ना। तो अगर ये चीज़ें रहेगी, मैंने भी गलतियां की है, लेकिन जो मुझे समझता गया मैंने अपने आप को बदला, क्योंकि गलतियां हर इंसान से होती है, हम गलतियां करते हैं, लेकिन जो हम समझेंगे तो ये वर्कशॉप जो होते हैं ये एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे की बात को समझते हैं और इससे हमारा नॉलेज इम्प्रूव होता है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भी तब्दीली आती है, हम बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। अली मियां नदवी साहब ने अपने एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, मुक़द्दस तरीन जिहाद, उनका एक आर्टिकल है मेरे, इसमें भी मैं सर को देता हूँ, मुक़द्दस तरीन जिहाद। उन्होंने लिखा है, मैं वही पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ जो काउंसलिंग के ताल्लुक से बड़ा आर्टिकल है, तो उसमें लिखा उन्होंने कि आज की सबसे बड़ी इबादत मतलब नफ्सियाती हालात में मुब्तला बच्चों की या तालिब इल्म की रहनुमाई करना, ये आज की सबसे बड़ी इबादत है। क्योंकि नफ्सियाती, जब बहुत पहले उन्होंने ये आर्टिकल लिखा, लेकिन उनको मालूम थे कि हालात ऐसे होने वाले हैं। नफ्सियाती मसाइल बरसों से, अबू अली सीना ने, एक बादशाह था, उनका जो बच्चा था, मैं 11वीं सदी की बात कर रहा हूँ, अबू अली सीना की, कि शायद 11वीं सदी की बात है। तो उन्होंने लिखा अपनी किताब, मैंने किताब में पढ़ा हूँ, मनकल्लोड़ एक मराठी की किताब है, उसमें मैंने पढ़ा हूँ। तो उसमें उन्होंने, एक बादशाह था तो उनके बच्चे को, वो हमेशा अपने को गाय समझता था और गाय की तरह चलता था, और चलने के साथ साथ वो कहता था कि मैं अगर आप मुझे खाओगे, मुझे ज़ुबा कीजिए और मेरा गोश्त बहुत लजीज है। तो बुलाया गया, जो साइकोलॉजिस्ट मुस्लिम जो थे अबू अली सीना, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने देखा, देखने के बाद में कहा कि लाओ छुरी लाओ, बोले इसको ज़ुबा करेंगे।
लाया गया, उसको भी लाया गया, तो वो भी जो शहजादा था वो भी ऐसा गाय की तरह चलकर आया और उन्होंने उसको देखा और कहा कि अरे ये तो बहुत दुबला है, ये तो बहुत दुबला है, इसका गोश्त अच्छा नहीं लगेगा, चलो इसको बाद में, इसको पहले अच्छा खिला, इसको बाद में ज़ुबा करेंगे। अब वो जैसे उन्होंने कहा तो उस नफ्सियाती तौर से उसने अच्छा खाना शुरू किया, जो जो वो अच्छा खाता गया उसकी डाइट अच्छी हो गई, उसकी तबीयत अच्छी हो गई। तो ये बरसों से ये चला आ रहा है ये सिस्टम काउंसलिंग का, कि इस मतलब एक काउंसलिंग का तरीका है जिसके उसके माइंड की स्टडी किया उन्होंने, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया और वो अच्छा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। बच्चों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। बच्चों को अगर काउंसलिंग या उनको मॉरल सपोर्ट मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, तो बहुत उनको आसानी होती है। अमेरिका में एक बच्चा था जो पहली से सिर्फ पासिंग मार्क्स लेता था, पासिंग नंबर लेता था। पासिंग नंबर लेने के बाद 9th में आ गया और उसका नाम जॉन था, लेकिन वो पासिंग नंबर लेने से उसको सब भोलू भोलू करके पुकारते थे। अब जैसे ही उसने 9th में 60% मार्क्स लिए तो पहली बार टीचर ने कहा कि ओ जॉन, यू गॉट 60% मार्क्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसकी पीठ थपथपाई, वो बहुत खुश हुआ। उसको पहले तो यकीन नहीं आया क्योंकि पूरा रिकॉर्ड उसका इस तरह था। फिर हर कोई उसको कहने लगा कि यार तुमने 60% मार्क्स लिए। उसने रिजल्ट लेके अपने घर गया, उसकी माँ ने भी कहा अरे वाह वेरी गुड, अप्रिसिएट किया उसको और बच्चा तरक्की करने लगा। अब ये बात अखबार में चली गई कि एक बच्चा बहुत कमज़ोर था, उसने इतने मार्क्स लिए, उस पर अमेरिका में रिसर्च हो गया। रिसर्च के लिए कुछ लोग आ गए स्कूल में, तो कहा कि इस बच्चे का केजी से हमको रिकॉर्ड दीजिए, हम इस पर स्टडी करना चाहते हैं। जब उस स्टडी हुई तो पता ये चला कि कंप्यूटर एरर की वजह से उसको 60% मार्क्स आ गए। लेकिन उसके बाद वो जो अप्रिसिएशन उसको मिला जैसा भी, उसके बाद वो बच्चा अच्छे से पास नहीं हुआ बल्कि उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। तो अप्रिसिएशन हमारी मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है। अप्रिसिएशन हर इंसान के, अगर हम भी जितने स्टाफ में काम करते हैं तो हमारे सीनियर असातिज़ा का काम है कि अपने जूनियर की पीठ थपथपाए, सीनियर लोगों के लिए हेडमास्टर का काम है कि पीठ थपथपाए, हेडमास्टर के लिए मैनेजमेंट का काम है कि वो पीठ थपथपाए। तो ये इससे वर्किंग पावर बढ़ता है। एप्रिसिएशन हर इंसान को ज़रूरी है। एप्रिसिएशन एक टॉनिक है, हमारा मेंटल टॉनिक है, हमारे सॉफ्टवेयर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हर बच्चे को एप्रिसिएशन ज़रूरी है। लेकिन कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को आपस में बात करने की आदत होती है। हमको लगता है ये कुछ बच्चे सिर्फ देख के मुस्कुराते ही है, वो उसकी फितरत होती है। हमको लगता है सर को देख के कर हम चिढ़ जाते हैं कि जब मैं शुरू में लगा था तो मेरे भी साथ ऐसा हो, तो बाद में मुझे पता लगा कि यार इसकी प्रॉब्लम क्या है ये जानिए पहले। हम अगर चिढ़ रहे हैं तो ये गलत बात है। उसके टैलेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने टाइटैनिक का नाम सुना होगा। अप्रैल 1912 में टाइटैनिक को अटलांटिक में उतारा गया और जो उन्होंने बनाया, उसको डिज़ाइन किया था, उनका दावा था कि ये आइसबर्ग से टकराने के बाद भी डूबेगी नहीं। और उसका जो है, उसको हेल या कुछ कहते हैं, जो बाहर का जो हिस्सा होता है ना ऐसा बना हुआ, वो 2 परत थी उसकी, तो हेल की। तो वो उनका ये दावा था कि अगर आइसबर्ग से अगर एक टूट भी गया तो दूसरा बच जाएगा। उस जो परत है, 2 परत जो उसको लगाए थे 2 हिस्सों में, लेकिन वो आइसबर्ग से टकराई और डूब गया। 1500 लोग उसमें मर गए। अब जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था वो, उनको अपने आप पे बहुत फ़ख्र था, उन्होंने दावा किया था डूबेगा नहीं। इसलिए उन्होंने लाइफ बोट जो होती है, इमरजेंसी के दौरान जो लाइफ बोट होती है ना, कि बोट के ज़रिए लोगों को छोड़ दिया जाता है, वो बच जाते हैं। तो आइसबर्ग से लोग बहुत कम मरे उसमें। लाइफ बोट ना होने की वजह से 1500 लोग उसमें मर गए। तो कैसा है, टैलेंट के इंफॉर्मेशन के या टैलेंट के हिसाब से उन्होंने वो तो बना लिया, लेकिन जो मॉरल स्टडी था उनका, या जो लाइफ बोट की जो स्टडी थी, वो उन्होंने की नहीं हर एतबार से। तो लाइफ बोट ना होने से उनके बच्चों की जो उसमें पैसेंजर्स थे उनकी जान चली गई, बहुत नुकसान हुआ। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, ये एक लाइफ बोट का काम करती है बच्चों की ज़िंदगी में। सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, साथ में बच्चों के साथ हमदर्दी, प्यार, एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो टैलेंट उभर के आएगा। फिर बच्चा दिल की बात हमको बताता है कि सर मुझे ऐसा करना है, सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अगर हम नहीं पूछेंगे, ला देंगे, तो वो दिल की बात नहीं बताएगा, ना ही काउंसलर के पास जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और हम पैसा लगाने के बाद में, जाना है हमको नागपुर, हम अगर बच्चे को भेज रहे हैं अमरावती, तो फिर वापसी भी मुश्किल, पैसा भी मुश्किल, और हरेसमेंट भी उसको होगा और डिप्रेशन भी आएगा। तो इन तमाम चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है।
हम जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया में, ये मेंटल हेल्थ की तरफ बच्चों की ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आप बच्चे की मेंटल हेल्थ को भी समझे। एक मतलब है कि स्कूल को आग लग गई, आग लगने के बाद में सारे बच्चे मैदान में चले गए, जाने के बाद में सब खुश होने लगे। एक मज़ा ये बात बता रहा हूँ, आपके स्कूल के बहुत बच्चे अच्छे हैं, बाअखलाक हैं, मॉरली वेल हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि डे बाय डे मॉरल, हम कहते हैं ना, मॉरल इज़ मोर देन डॉलर, मॉरल इज़ मोर देन डॉलर, डॉलर से ज़्यादा कीमती है। मॉरल गिरता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि हम बच्चे के टैलेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो वो दूसरे रास्ते पे चला जाएगा। अगर टैलेंट के हिसाब से वो रहेगा, उसकी खुशी होगी, तो हमको रिजल्ट भी अच्छे देगा। तो आग लगने के बाद सारे बच्चे मैदान में ज़ोर ज़ोर से उछल कूद करने लगे। तो टीचरों को बुरा लगा। कुछ टीचर्स ने पूछा कि भाई बताओ इतने खुश क्यों है? बोले सर 2-3 महीने स्कूल बंद, जब बनेगा तो हम आएंगे। खुश थे सब। एक बच्चा रो रहा था, तो सब टीचर को लगा फिर जाने दो, एक तो है जो स्कूल की हमदर्दी करता है या कोई दर्द रखता है। तो एक कुछ सारे टीचर उसके पास गए, उसके कंधे पे हाथ रखे, बेटा रो मत, हम स्कूल बना लेंगे। उस बच्चे ने हाथ कहा कि सर हाथ हटाइए, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि स्कूल जल रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप सब कैसे बच गए। तो ये सोच बच्चों के अंदर नहीं आना चाहिए। एक कहावत है इंग्लिश में, वॉक टू स्कूल, रन फ्रॉम द स्कूल। वॉक टू स्कूल, बच्चे कैसे स्कूल को कैसे आते हैं? चलते डुलते। स्कूल छूटा तो हमको ये मेथोलॉजी बदलना है। रन टू स्कूल, वॉक फ्रॉम द स्कूल। अगर ये हमारा होता है, मतलब आपके स्कूल में खुशियाँ बंटती हैं, आपके स्कूल में खेल कूद को मौका दिया जाता है, आपके स्कूल में उनके टैलेंट को समझा जाता है। तो बच्चे रन टू स्कूल एंड वॉक फ्रॉम द स्कूल हो। लेकिन अभी क्या हाल है? वॉक टू स्कूल एंड रन फ्रॉम द स्कूल। तो इस लाइन को हमको बदलना है, और ये लाइन उस वक्त बदली जाएगी जब हम उसके टैलेंट को समझेंगे। जैसे लव ही जो लफ्ज़ है, मैं इसको एब्रिविएशन के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। लाइफ ऑक्सीजन वैक्सीन फॉर एवर। लाइफ, एल फॉर लाइफ, ऑक्सीजन वैक्सीन एवर। अगर बच्चे को ये ऐसा वैक्सीन है और ऑक्सीजन का जो हमेशा रहेगा, तो प्यार बहुत ज़रूरी है। बच्चे के सर पे हाथ या उसके मसाइल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अब उसके लिए हमको उनके घर तक और पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, उनके माशी मसाइल को समझना पड़ेगा, उनके, क्योंकि गरीबी की वजह से भी टैलेंट दब जाता है, शाइनेस की वजह से, शर्मिंदगी या शर्म की वजह से, बहुत सारे शर्मीले होते हैं बच्चे, उसकी वजह से भी उनका टैलेंट दब जाता है, खुल के सामने नहीं आते हैं। इसलिए, और एहसास कमतरी, बहुत सारे बच्चों में एहसास कमतरी होता है, इससे भी वो टैलेंट उनके दब जाते हैं। तो उसके एहसास को समझना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि एक मरतबा TN सेशन एक दौरे पे थे, जो हमारे कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर। तो वो कमिश्नर साहब उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे। वो टिफ़िन खाने के लिए रास्ते में ठहरे, एक जंगल में हरा भरा घास देखकर तो खा रहे थे। खाने के बाद में उनकी बीवी साथ में थी, उनकी नज़र एक जो बॉटल शेप घोंसला होता है ना, उस पर पड़ी। तो उन्होंने कहा कि एक घोंसला ले लेते हैं। तो TN सेशन ने कहा ऑफिसर से कि एक इंतज़ाम कीजिए। तो ऑफिसर ने एक बच्चा वहाँ बकरियाँ चरा रहा था, उसको देखा और उससे कहा, उसको कुछ पैसे दिए, कहा कि बेटा एक तोड़ के दे दो ना। तो उसने इनकार किया। तो ऑफिसर ने कुछ पैसे बढ़ा कर दिए, कहा कि तोड़ दो बोल के। फिर उसने कहा, बच्चे ने, मैं इसलिए नहीं, तो पैसे की वजह से मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं तोड़ रहा हूँ कि जब इसमें से जो परिंदे हैं बाहर गए हैं, तो शाम को लौटेंगे और उनमें उनके बच्चे अंडे या घोंसला ना पाकर उनको कितना बुरा लगेगा, कितना एहसास होगा, इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं रहा हूँ। तो TN सेशन अपनी जगह से उठे, उसको गले से लगाया और कहा कि तुम पढ़े लिखे हो या मैं पढ़ा लिखा हूँ? तुम मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, क्योंकि तुमको एहसास है, तुमको एहसास है। अगर एहसास नहीं होगा तो हमारी डिग्रियाँ कुछ काम की नहीं। अगर एहसास है, अगर एक आदमी बहुत कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसमें एहसास है, तो वो दूसरों के दुख दर्द को समझ सकता है, मतलब उसके अंदर एम्पैथी है। सिंपैथी मीन्स कैसा, अरे अरे बहुत बुरा हुआ, ये सिंपैथी हो गई। एम्पैथी मीन्स, जैसे एक बार गौतम बुद्ध ने हंस को मारा अपने भाई देवदत्ता के साथ। देवदत्ता ने मारा हंस को तीर, और वो गिर गया नीचे। गौतम बुद्ध दौड़ते गए और वो तड़पता देख के, बहुत तड़प रहा था वो हंस। उन्होंने महसूस किया कि यार इसको कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, इसलिए उन्होंने वो तीर निकाल के अपने हाथ में चुभाया और महसूस किया कि इसको कितना दर्द हो रहा है। तो दूसरों का दुख समझना, अगर हम दूसरों का दुख समझते हैं तो हमारी सारी इबादतें कारगर हैं, फ़ायदेमंद हैं। हमारी टीचिंग